अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल जेजेसी भाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेटरी क्लास है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की न्यू बुक आई थी लास्ट ईयर, उसका चैप्टर 9 का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। अपने साथ रजिस्टर, बुक और पेन रख लें ताकि आपको इस लेक्चर में अच्छा भी लगे और सीखने को भी मिले। 10 एमसीक्यूज़ हैं। एक एमसीक्यूज़ को मैं 1.5 से 2 मिनट दे सकता हूँ समझाने के लिए। जहाँ पे ब्लर हो रहा होगा मैं कोशिश करूँगा लिख के आपको दिखाऊँ, वरना आप अपने सामने बुक भी रख सकते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 में कह रहा है कि फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसमें एक्स और वाई मिलकर जेड बना रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि अगर कंसनट्रेशन एक्स की डबल कर दें तो रेट इंक्रीज़ हो जाता है स्क्वायर तक। आगे कह रहा है कि अगर कंसंट्रेशन y की डबल कर दें तो रेट इंक्रीज हो जाता है ट्वाइस तक। तो अब बताएं कि एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इस रिएक्शन का क्या होगा। तो रेट लॉ लिखने का पहले तरीका समझें। रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो प्रोडक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई था रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट आ गया। प्रोडक्ट से लेना देना कुछ नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन का वो साइड पे लिख लीजिएगा। अब वो कह रहे हैं कि एक्स को जब डबल कर रहा हूँ तो स्क्वायर हो रहा है, और जब वाई को डबल कर रहा हूँ तो ट्वाइस ही हो रहा है, यानी कि सेम रेशो में बढ़ रहा है उसका जो है रेट। तो बताएं इसका रेट लॉ क्या होगा। तो देखिए, ट्वाइस करने पे 4 टाइम्स का मतलब तो हो गया कि ये स्क्वायर के लिहाज से बढ़ रहा है, और सेम पे सेम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि पावर 1 के रिस्पेक्ट से बढ़ रहा है। तो अब जिस पे x पे स्क्वायर होगा और y पे 1 होगा वो ऑप्शन आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आ गया आपका, क्योंकि x पे स्क्वायर और y पे 1 लिखा हुआ है। लेकिन इसका रीमेक लेके जल्दी से साइड पर, अगर वो कहता कि x की कंसंट्रेशन डबल करने पर ये डबल हो रहा है यानी ट्वाइस, और y की कंसंट्रेशन डबल करने पे ये स्क्वायर हो रहा है, ये शफल कर देता है इस क्वेश्चन को। तो अब आप ये वाला ऑप्शन लेते कि यहाँ पे x पे 1 और y पे 2। ओके हो गया। देखिए बारीकियाँ बताऊँगा तो टाइम लगेगा। अगली एमसीक्यूज में वो कह रहा है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा, मैंने न्यूमेरिकल्स का लेक्चर भी डिलीवर किया है, उसमें रेट कांस्टेंट के न्यूमेरिकल किए, उसको भी रखिए तो बड़ा हैंडी हो जाएगा आपके लिए। आज के लेक्चर के बाद वो टैली कीजिएगा आप। रेट कांस्टेंट होता है k, सही है। और आगे वो कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। अब आपको पहले पता होगा कि कितने ऑर्डर रिएक्शन हो सकते हैं। एक 0th ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, इसमें तो R और K बराबर हो जाता है, सही, क्योंकि 0 का पावर मतलब 1। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है जिसका सवाल में जिक्र है। एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है किसी सवाल में, और एक थर्ड ऑर्डर होता है मैक्सिमम। बारीकी लिखें, थर्ड ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता और नेगेटिव ऑर्डर में 0 से नीचे नहीं हो सकता। अब यूनिट्स के लिए आप ये बारीकी कर लेंगे। रेट के यूनिट्स तो हैं फिक्स, मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड, यानी मोलर हो गया m और s का -1, यानी मोल पर dm क्यूब जो है ये m के बराबर है। तो अब k के यूनिट्स निकालने हैं, और कंसंट्रेशन के यूनिट भी फिक्स हो गए, मोल पर dm क्यूब यानी m, सही है। अब आ जाए सवाल पे। अब k के यूनिट्स पूछ रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर का। तो अब यहाँ से आप करें मेरे साथ, k हो गया r अपॉन कंसंट्रेशन। तो r के अभी मैंने आपको बता दिया कि मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन के क्या होते हैं भाई बता दिए, मोल पर dm क्यूब। तो मोल पर dm क्यूब से कट गया, अपॉन में सेकंड आया, यानी कि सेकंड इन्वर्स या पर सेकंड। ये तो इस सवाल का हमारे जवाब हो गया सेकंड इन्वर्स, यानी ए ऑप्शन। लेकिन अब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, तो ये हो गया 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर में k के यूनिट्स हो जाएंगे, खुद ही देखें, r और k बराबर हो जाएंगे, तो r के जो यूनिट्स होते हैं वही आ जाएंगे, यानी मोल पर dm क्यूब
पर सेकेंड। इसको यूँ भी लिख सकते हैं आप, मोल dm³ माइनस इन्वर्स और s माइनस इन्वर्स। सेकेंड ऑर्डर पे आ जाए। सेकेंड ऑर्डर का मतलब है कंसंट्रेशन पे स्क्वायर है, तो यहाँ से आप इसमें ले k इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब रेट के यूनिट्स तो फिक्स हो गए, मोल पर dm³ पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर अब मोल पर dm³ का स्क्वायर, तो मोल स्क्वायर पर dm6। पावर ऑफ पावर इज मल्टीप्लाइड, तो 3 2 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2। अब मोल से एक स्क्वायर कट जाएगा, dm³ से 3 कट के 3 बच जाएगा। तो समझदार लोग समझ गए कि आता सेकेंड ऑर्डर वाले का आंसर dm³ पर मोल पर सेकेंड, यानी m इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, क्योंकि m है मोल पर dm³ तो उसको उल्टा आ रहा है, तो dm³ पर मोल। थर्ड ऑर्डर आखिरी जो होगा, मुझसे पहले आप लोग करें ये वाला, इसमें हो जाएगा k इज इक्वल टू r अपॉन कंसंट्रेशन का क्यूब। तो ये तो हो गया मोल पर dm³ पर सेकेंड, और ये हो गया मोल क्यूब dm9। तो मोल से ये क्यूब कट के 2 बचे, dm³ से कट के 6 बचे, तो इसका जवाब आ गया आपके लिए dm6 पर मोल स्क्वायर सेकेंड। ओके हो गया। तो ये देखें 4 in 1 कि हमारे सवाल का तो सेकेंड इन्वर्स था, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर का पूछ ले, ये ज़ीरो ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर का पूछ ले, ये सेकेंड ऑर्डर है। और थर्ड ऑर्डर का पूछ ले, तो ये थर्ड ऑर्डर का है। फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर हो नहीं सकता, ज़ीरो से नीचे हो नहीं सकता। तो जो बता रहा हूँ लिखते जाएं, फ़ायदा आपका, रिज़ल्ट आपका माशाल्लाह, और A1 ग्रेड आपकी माशाल्लाह। तीसरी MCQ थ्योरी की है, जल्दी से कर लें। इसमें कह रहा है कि रेट कांस्टेंट किस चीज़ से अफेक्ट होता है। तो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 7 इसका अफेक्ट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर है। रेट कांस्टेंट का सिंबल याद हो गया, रेट कांस्टेंट का सिंबल है के जो है सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है सी। इसी तरह KC KSP चैप्टर 7 देखिएगा जाके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ना कंसंट्रेशन के आगे पीछे करने से कुछ होता है, ना टाइम के आगे पीछे करने से कुछ होता है। तो टेम्परेचर इसका आंसर। अच्छा, अगर ये बोल देता नॉट अफेक्टेड बाई, नॉट अफेक्टेड बाई, तो सारे ऑप्शन हो जाते ऑल ऑफ दीज, सिर्फ टेम्परेचर वाला हट जाता। सही है। द पर्पज ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का इस्तेमाल किसी रिएक्शन में किस काम के लिए होता है। टू चेंज, इसके लिए ज़रा एक चीज़ बता दूँ जल्दी से। एक रिएक्शन होता है, ये एनर्जी डायग्राम है, इसमें अब ये वाले पीक देखें तो ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है। कैटलाइज्ड रिएक्शन वो होता है जिसमें कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जा रहा हो, और ये नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन है। नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन वो होता है जो विदाउट कैटलिस्ट इस्तेमाल के लिए रिएक्शन करवाया जा रहा हो। अब इसमें एनर्जी डायग्राम है, यानी यहाँ पे एनर्जी है वाई एक्सिस पर, और इधर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या टाइम है। ठीक है। अब गौर करें तो ये लेवल कम है, ये लोअर लेवल है, कम लग रहा है ना वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू, और ये हाई लेवल है, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू ज़्यादा लग रही है ना। समझाने के लिए अगर बता दूँ ये 12 है और ये 15 है, तो 12 जो है छोटा है, कम है, 15 ज़्यादा है। तो जैसे ही कोई कैटलिस्ट आता है ना, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर कर देता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है। तो इसका ऑप्शन हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। इसी तरह अगर कैटलिस्ट को हटा देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अब एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। देखिए एक और थ्योरी का एक और MCQ पॉसिबल, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम, रिएक्शन रेट उतना फास्ट। ये फास्ट रिएक्शन हो जाएंगे वो जिनके एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। अगली MCQ में कह रहा है, अच्छा ये तो मैंने करा दी आज ही, ये तो आप लोग करें बच्चों। R और K बराबर हो जाएं, याद करें आज ही तो कराइए भाई। R और K बराबर हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए, तो कौन सा रिएक्शन होता है वो, ज़ीरो ऑर्डर। वेरी गुड।
जिसमें रेट और के बराबर हो जाते हैं, उसमें मैंने यूँ लिखा था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये जो ज़ीरो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पावर है। आयोनिक रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू, आयोनिक रिएक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फास्ट होते हैं। रीज़न, इनमें आयोनिक स्पीशीज़ होती है, जैसे Na+ है आयनिक, तो प्लस माइनस की अट्रैक्शन बहुत तेज़ होती है, इनकी इंटरैक्शन बहुत तेज़ होता है, इस वजह से इसके रिएक्शंस फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि आयंस फ़ौरन अपने आप को रिएक्ट करवाना चाहते हैं। जबकि इसी के बरक्स अगर स्लो होता तो या तो कोवेलेंट या ऑर्गेनिक या मॉलिक्यूलर, ऐसे रिएक्शंस जो होंगे ये स्लो हो जाएंगे, क्योंकि इनमें पहले मॉलिक्यूल या बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन होगा ना। तो देखें ये भी 2 in 1 हो गया कि 1 से 2 बता दिए सर ने कि फास्ट रिएक्शन कौन से और स्लो, और जो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। रिवर्सेबल रिएक्शन तो चैप्टर 7 है, जिसमें 2 वे रिएक्शंस होते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कह रहे हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन को हम इनहिबिट कर सकते हैं किस ज़रिए से, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इनहिबिट का मतलब होता है स्लो डाउन, यानी रिटार्ड, सुस्त करवा देना। अब इसकी मैं एक लिस्ट बता दूं जो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। अब जैसे इसका जवाब तो आ जाएगा ग्लिसरीन, कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिकम्पोज करने के लिए ग्लिसरीन आएगी और ग्लिसरीन आके स्लो डाउन करेगी इसको। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये कांटेक्ट प्रोसेस में, चैप्टर 7 ली शेटलियर जाके देखिएगा, कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर में काम आता है, और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, यानी प्रोहिबिटर पॉजिटिव, इनहिबिटर नेगेटिव, सही है। मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है ये पोटेशियम क्लोरेट की डिकम्पोजिशन में इस्तेमाल होती है, इसकी डिकम्पोजिशन में इस्तेमाल होगी पोटेशियम क्लोरेट। 2% इथेनॉल क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म में इस्तेमाल होता है 2% इथेनॉल, सही है। और ये भी नेगेटिव कैटलिस्ट है, यानी इनहिबिटर है। ये दोनों पॉजिटिव हैं, वो दोनों जो सवाल हमारा था वो, और ये इथेनॉल वाला ये नेगेटिव कैटलिस्ट हैं जो स्लो डाउन करते हैं रिएक्शन को। ये क्लोरोफॉर्म है, फार्मूला भी आ सकता है इम्तिहान में, कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बताएं, CHCl3। तो देख रहे हैं मेरे लेक्चर में क्या मिल रहा है आपको, वो बातें जो नॉलेज के तौर पे काम आती हैं। द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टर्म फॉर द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट MCQs में कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के लिए बेहतर लफ्ज़ क्या है, बेहतर लफ्ज़ यानी जो अच्छे में इस्तेमाल कर सकें हम। तो ये थ्योरी है, इंस्टेंटेनियस रेट, डी ऑप्शन होगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जिसमें स्मॉल टाइम इंटरवल होता है और बहुत तेज़ होता है वो रिएक्शन उस हिस्से में, यानी जिसको हम कहते थे डेल्टा T टेंड्स टू 0। जबकि अगर लार्ज स्पैन ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लेंगे तो एवरेज रेट हो जाएगा लॉन्गर पीरियड या स्पैन के लिए जिसमें रिएक्शन कंप्लीट हम देख रहे हो एवरेज निकालने के लिए। यानी अगर हम सेकंड बाय सेकंड या बिट बाय बिट रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो वो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट है। और अगर हम एज अ बल्क, एज अ होल कि 1 घंटे में देखा, 15 मिनट में देखा किसी रिएक्शन को प्रोसीड करते हुए, तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा। 2 MCQs रह गई बेटा। ओहो कहाँ पहुँच गए हम। इस 2 MCQs में आखिरी में 8 और 9 में वो कह रहा है, 8 तो हमने कहा, 9 और 10, 9 एंड 10। 9 में कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द पावर। ये तो आज ही क्लास में आप लोग मुझसे पहले बताएं। अभी मैं जब यूँ लिखा था R = K, यहाँ पे लिख दिया मैंने M,
या n रिएक्टेंट हो ए और बी, ऐसे। ये मैंने रेट लिख दिया यू के और यू लिख दिया स्क्वायर, तो इसको क्या बोलते हैं? पावर टू द रेज्ड पावर। सी ऑप्शन। रेज का मतलब जैसे बचपन में आप लोग एक्स स्क्वायर पावर टू द रेज टू 2, 2 तक पावर को उठा दिया, एक्स और एक्स को 2 दफ़ा मिला दिया तो पावर 3, पावर 4, इस तरह। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट इज रेज्ड। आखिरी में कह रहा है कि ए और बी एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए बी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो बताएं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, गुम हो जाना, खो जाना, ख़त्म हो जाना। अब एक थ्योरी बता दो, संभाले, और फिर अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। जो रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट वैनिश हो रहा होता है और प्रोडक्ट आ रही होती है। रिएक्शन में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होती है और रिएक्टेंट जो है वो डाई डाउन हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है, ऐसे ही होता है। तो अब वाई एक्सिस पे तो कंसंट्रेशन है, जिसको हमने मोल पर DM³ लिखा था, स्क्वायर ब्रैकेट जिसका सिंबल है, और इधर टाइम या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है। अब आप देखें प्रोडक्ट पैदा हो रही है, यानी ए से बी प्रोडक्ट हो गई और ए रिएक्टेंट हो गया, सही है। तो अब प्रोडक्ट आ रही है अपने बर्तन में, तो ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये बढ़ रही है, सही, वक्त के साथ। डी का मतलब चेंज। रिएक्टेंट ख़त्म हो रहा है, डाई डाउन हो रहा है, वैनिश हो रहा है, तो वो माइनस के साथ, यानी माइनस कम होना प्लस बढ़ना, माइनस कंज्यूम होना प्लस प्रोड्यूस होना। तो आप लोग मुझसे पहले अब कर लें इसको कि इसमें क्या उसने बोलना चाहा है, डिसअपियरेंस। तो डिसअपियरेंस बोले जल्दी, -dA/dt, यानी बी ऑप्शन आ गया आपके पास। लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस पूछता, अपीयरेंस, तो अपीयर कौन हो रहा है? बी, जल्दी बोले। अगर अपीयरेंस पूछता तो ये सी वाला ऑप्शन होता। ओके हो गया। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको फ़ायदा दे रहे होंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ है अगले लेक्चर, तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।